अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो क्रिकेट की एक और स्पेशल वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आकिब मंसूर और आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं ताहिर भाई। ताहिर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक आके बात कैसी है। बस ताहिर भाई, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो भी बड़े प्रेस्टिजियस हैं। उनको हमने पहले भी कई दफ़े चैनल में एंगेज किया और ये बड़े मशहूर हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के फील्ड में। ये क्रिकेट पे भी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर रह चुके हैं। आजकल एपेक्स स्पोर्ट्स एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटल स्पोर्ट्स की वीडियोस जो है उधर नजर आती हैं और ये काफ़ी उधर वोकली बोलते हैं क्रिकेट के ऊपर भी, डिफरेंट स्पोर्ट्स पे, और रेडियो की भी ये बहुत बड़ी आवाज़ है और इनको राजू रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। हमारे साथ मौजूद है अहमद नजीब साहब। अहमद भाई कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हो। उम्मीद है आप दोनों भी खैरियत से होंगे। अहमद जी भाई, मैं ठीक थैंक यू हूँ सो मैम। मच फॉर कमिंग अगेन ऑन आवर प्लेटफॉर्म। अच्छा अहमद भाई, ये स्टार्ट हम क्रिकेट से ही करेंगे कि अभी ये न्यूज़ आ रही थी पीसीबी के हवाले से कि वसीम अकरम जो है उनको सीईओ की पोस्ट जो है वो ऑफर की जा रही थी एडवाइजरी की, लेकिन उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की वजह से वो पोस्ट जो है वो रिफ्यूज कर दी और वकार यूनिवर्स के होते हुए एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वसीम अकरम को भी अप्रोच किया जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं उनके इस डिसीजन को और इस न्यूज़ को पर्टिकुलर? देखिए, वसीम अकरम इज ऑलवेज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इन टर्म्स ऑफ के वो जब कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उनको पता है कि वो पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और वो काम ठीक नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने माजरत कर ली है इस पोस्ट के लिए। क्योंकि ये जो मैनेजेरियल ओहदे होते हैं, एमडी हो गए, सीईओ हो गए, ये इसके लिए क्रिकेटर होना काफी नहीं होता है। इसके लिए आपको इदारा चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये क्रिकेट में हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोग समझते हैं कि अगर एक क्रिकेटर होगा तो ये एक डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है उसकी कि वो क्रिकेट के किसी भी बड़े मैनेजेरियल ओहदे में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। मैनेज करना क्रिकेट को, एक ऑफिस चलाना क्रिकेट का, और क्रिकेट खेलना खिलाना कोचिंग अलग, ये एक और चीज होती है। मैनेजेरियल ओहदे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल अलग होते हैं। उसके लिए आपको मैनेजेरियल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। देखिए, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि आज तक कभी पाकिस्तान में क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं रहा है। क्योंकि दुनिया में क्या होता है कि उसमें क्रिकेट एसोसिएशंस या स्टेट्स होती हैं, वो खुद मुख्तार होती हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, उनका अपना सारा सेटअप होता है। तो वो अपने हर ओहदों पे उनके बंदे होते हैं। चाहे वो सीईओ उनका अलग होता है, उनका जो सीओओ अलग होगा, उनकी यानी टॉप पोजीशंस पे। तो इसी तरह से बाकी मुल्कों में वहां से लोग एक हर एसोसिएशन में ऐसे बनते हैं और वो लीड करते हैं पीसीबी को जाके, कि फिर जाके वो अपने यानी अपने मुल्क के क्रिकेट बोर्ड जो है उसको जाके वो इस पोजीशन पे आते हैं। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जानते बूझते हुए डिक्टेटरशिप है कि उसने कभी पावर देने की कोशिश नहीं की एसोसिएशंस को। सो वो बंदा ऊपर से अपॉइंट करते हैं डायरेक्टली। यानी उसमें ये होता है कि आइडियल कॉम्बिनेशन ये होता है कि आपका वो अगर उसको क्रिकेट का भी पता होना चाहिए और प्लस उसको इदारे चलाने का या उन पोस्ट के ऊपर पहले काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी एक्स क्रिकेटर को उठा के, चाहे वो छोटा नाम है बड़ा नाम है, आप डालेंगे और आपकी क्रिकेट के मामला ठीक हो जाएंगे। ये गलती आप पिछले 75 सालों से ज्यादा करते आ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अब तक आप सीखे नहीं है, चूंकि जिन्होंने फैसला लेना वो खुद मेरिट पे नहीं है। अच्छा, तो अहमद साहब, एक वसीम अकरम का एक रिफ्यूज करने के पीछे ये तो रीजन नहीं है कि कहीं वो अब्दुल कयूम रिपोर्ट वगैरह की वजह से कि उनको आई थिंक गालिबन बैन भी किया गया कि वो किसी ओहदे पे काम नहीं कर सकते, तो कहीं ये रीजन तो नहीं है कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये रीजन होगा, क्योंकि ये रीजन होता तो और भी बहुत सारे लोग ना काम करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो जिनका नाम उस रिपोर्ट में था। तो क्योंकि वसीम अकरम इस स्मार्ट में कहूंगा, क्योंकि वसीम अकरम जो उनको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड का नहीं पता कब आपका चेयरमैन चेंज हो जाए। आपको 3 साल की जॉब का कह के अचानक से आपको 6 महीने बाद फारिग कर दिया जाए, तो आपके सिस्टम में अपना नाम खराब करने से बेहतर है कि सिस्टम से आउट रह जाए। क्योंकि पैसा वसीम अकरम साहब के पास है, रिस्पेक्ट उनके पास है, दुनिया में बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर उनको बुलाते हैं। सो क्रिकेट के तो सारी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, तो वो क्यों बदनामी मोल लें एक ऐसे सिस्टम में कदम रखे कि जिसका ना कुछ सर है ना पैर है। अच्छा ताहिर भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आपने ये बड़ा अच्छा कहा वसीम अकरम साहब को। मेरे तो ख्याल में वसीम अकरम अगर इंडिया में पैदा होते तो वहां पे उनका शायद मुजस्मा पा गया। पर पाकिस्तान में जब उनकी बात आती है तो फिक्सर और पर्ची का नाम फिर से उनको मंसूब कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी वसीम अकरम भाई की बोल्ड मूव है कि उन्होंने इसे स्टेप बैक लिया। अच्छा सर, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा। जैसे मुस्लिम नकवी साहब ने रिसेंटली अभी ये अनाउंस किया है कि मैं चेयरमैन पीसीबी तो जरूर हूँ, पर मैं टीम की जो जिम्मेदारियां हैं उन इश्यूज से मैं सबकदोश होकर वो वकार यूनुस को उन्होंने लॉन्च किया है कि मैं उनको ये जिम्मेदारी दे दूँ, मैं जिस मैनेजरियल इशू को चेक करूँ। तो इसको आप कैसे देखते हैं, वकार यूनुस की इम्प्लीमेंटेशन या कल्चर इन पीसीबी? क्या वो फुल टाइम चेयरमैन का रोल प्ले करेंगे इसमें, क्योंकि वो वेटरन क्रिकेटर है, उनको काफी नॉलेज है, उसके साथ जैसे टेक्नोक्रेट भी नहीं है। तो ये क्या फुल टाइम चेयरमैनशिप की सूरत में नजर नहीं आ रही वकार के इस इंटेलिजेंट आपको?
वो फुल टाइम मैं आपको, क्योंकि देखिए आप अगर या मैं ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वकार यूनुस साहब जो हैं उनके आने से कोई बहुत फर्क आ जाएगा, ऐसा होने ही नहीं वाला। देखिए आपको जब पता ही नहीं है खराबियां मसाइल क्या हैं, तो आप कैसे आके ठीक करेंगे। मैं फिर वही बात करूंगा कि हर नौकरी के पीछे आपका एक तजुर्बा, जब कोई भी आप नौकरी करने जाते हो उससे पूछा था सीवी क्या है आपकी। बतौर क्रिकेटर होना तो कोई सीवी नहीं होती इन पोस्ट के लिए। क्रिकेटर तो आपने मैदान में क्रिकेट खेली है, दिस इज द मैनेजेरियल पोस्ट। अगर आप एज अ सीईओ आएंगे या कोई और पोस्ट के ऊपर आएंगे कि मैं क्रिकेट अफेयर्स को देखूंगा, मतलब उसका मतलब ये होता है कि वो क्रिकेट के सारे जो ऑपरेशंस हैं, जिसमें स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट होगी, नीचे की क्रिकेट के मामला होंगे, वो उसको वॉच आउट करेंगे। तो आपका एक्सपीरियंस होगा तो वॉच आउट करेंगे ना। खेलने से तो या कमेंट्री करने से ये चीजें तो नहीं आती हैं। अगेन में वही नुकता, ये हमारी पाकिस्तान के क्रिकेट के अवाम को अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो चुके हैं, 1952 में अपना पहला मैच खेला था, अब आप देखें कितने साल हो चुके हैं वो पहला मैच खेले हुए। आज तक हमें ये समझ नहीं आई कि जो अच्छे मैनेजेरियल होते हैं कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन अब वकार यूनुस की तो ऑस्ट्रेलिया में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान में ओकेजन्स के ऊपर आते हैं। तो अभी एक्चुअल मसाइल क्या है क्रिकेट के, क्लब क्रिकेट जो आपका बेसिक यूनिट होता है जिससे बेसिकली प्लेयर निकल के ऊपर आता है, ठीक है, जो पहला जिसको बीज लगाना कहते हैं, वो सबसे कमजोर है। तो आपकी उनको कैसे पता होगा कि अभी के क्लब क्रिकेट के क्या इश्यूज है, डोमेस्टिक क्रिकेट के क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम, उसमें 10 हर डिपार्टमेंट है, डिफरेंट हर चीज को देखना क्या इसमें क्या इश्यूज है। उनको आके फिर किसी की मदद चाहिए होगी, समझ रहे हैं कि यार मुझे गाइड करो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम्स है, मैं ठीक करना चाहूंगा। तो अब उनको बताने वाले सही मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो टाइम दे पाएंगे नहीं देंगे, वाई नॉट क्या आप एक ऐसा बंदा लेके जिसको डायरेक्टली खुद पता है कि क्या मसाइल है। जैसे जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट से डायरेक्टली इन टच है, मैं हमेशा कुछ नाम लेता हूँ, जैसे मिसबा उल हक हो गए, जैसे कि बाजिद खान हो गए, जैसे कि लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। मैं आपको ये बात बता दूं, लोग रियलिटी और होती है जो मीडिया में खबर आती है, इंटरनल चीजें और होती हैं। आई विल नेम मोहम्मद हफीज, दैट ऑनेस्ट पर्सन, दैट ऑनेस्ट पर्सन। मैं चूंकि इन लोगों को पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि मीडिया में इनकी शक्ल और बना के पेश की जाती है, दैट्स व्हाई मैंने इस पर लिखा भी था, क्योंकि इन्होंने उन प्लेयर्स की बुरी आदतों पे पैर रखा जिन्होंने पाकिस्तानी टीम के अंदर अपनी मर्जी बनाई हुई थी कि वो फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, अपनी अपनी ग्रुपिंग हुई हुई थी। तो उन्होंने कहा प्रोफेशनलिज्म लेके आओ टीम के अंदर। जब उन्होंने थोड़ी सख्ती की तो सारे प्लेयर्स उनके अगेंस्ट हो गए, और मीडिया में खबर, चूंकि उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग होती है, तो मीडिया में उनका इतना नेगेटिव तासुर दिया गया कि जैसे वो बहुत बड़े कोई विलन है, उन्होंने को पता नहीं डंडा पकड़ लिया हाथ में। और फिर मैं कुछ और नाम भी लूंगा, जैसे राशिद लतीफ हैं, यानी ये लोग नीचे की क्रिकेट चला रहे हैं, नीचे से क्रिकेट ऊपर तक सब जानते हैं। तो आप ऐसे लोगों को, मैं आपको जवाब भी दे दो क्यों नहीं आते, क्योंकि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं कि सर हम आएंगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो इनके साथ मिलते नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और उसमें बैठे हुए कुछ माफिया हैं। सो इस वजह से ऐसे लोग आते नहीं है। सो मैं अब इस बात को मुख्तसर करूंगा इस जवाब को कि वकार यूनुस साहब इज ग्रेट पर्सन, आई एम ग्रेट एडमायरर ऑफ वकार भाई, बट मुझे नहीं लगता उनके आने से ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनको खुद समझने में एक्चुअली फिर से कि यार क्या इश्यूज चल रहे हैं, टाइम लग जाएगा। उनको भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंट होंगे किसी के ऊपर। सर ये आपने बड़ी अच्छी बात की मोहम्मद हफीज की। मुझे याद है जब वो मैनेजरियल रोल किया गया था टीम में, उन्होंने एक रूल निकाला था कि पुअर फील्डिंग पे 15% मैच फीस का हम डिडक्ट करें। तो इस बात की उन पर बड़ी ज्यादा तनकीद हुई कि जब ये टीम में पहुंचे था तो इन चीजों का ख्याल नहीं आया। अब जब मैनेजरियल पोस्ट मिली तो हम ये करने लगे। बिल्कुल आपकी पार्टी मैं इसकी बात को ना इसमें एक ही बात ऐड भी करूंगा, इस बात में मैं ऐड करूंगा। देखिए बात ये होती है, खेलते हुए खिलाड़ी का एक और नुक्ता निगाह होता है। जब आप तालिब इल्म होते हैं आपका नुक्ता निगाह और होता है, जब आप उस्ताद बनते हैं आपका नुक्ता निगाह और होता है। मिसाल लीजिए किसी खिलाड़ी से खेलते दिनों में कोई कमी कोताही रह गई किसी काम में, इसका मतलब ये है कि जब उसको कोई ओहदा मिले तो वो फिर, क्योंकि उसने खेलते हुए कमी कोताही की थी, उसको सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं करवाना चाहिए। हफीज को तो शाबाश मिलनी चाहिए थी कि उसने बुरे कल्चर को खत्म करने की, फिटनेस कल्चर को बेहतर। अच्छा आपको मजे की इंफॉर्मेशन दूं, जब टेस्ट हुआ ना, मोहम्मद हफीज तो रिटायर हो गए थे, मोहम्मद हफीज ने बहुत सारे टेस्ट बेहतर क्लियर किया आपके करंट प्लेयर से, क्योंकि वो अब भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। तो नुकता सिर्फ ये था कि उन्होंने कहा कि आपने फिटनेस का ख्याल रखना है, आपने फील्डिंग को इंप्रूव करना है, और साथ में उन्होंने ये कहा कि आप ड्रेसिंग रूम के अंदर सोए होते हैं। अब उसमें लोग अपनी अपनी दानिशमंदी झाड़ते हैं, जी देखें फलां प्लेयर भी सो रहा था, फलां प्लेयर भी सो रहा था, ओकेजनली खैर होती है। उनका पीछे सोल पर्पस ये था कि यार आप रातों को मोबाइलों पे लगे होंगे 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक, सुबह 8 बजे आपने उठ के मैच खेलना है, तो आप नींद नहीं पूरी होगी तो आप मेंटली देर नहीं होते, आप मेंटली फ्रेश नहीं होते, तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे आपके बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट पड़ता है, और आप मैच के अंदर सोए होते हैं, आपके अंदर सुस्ती होती है। तो उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव कल्चर लाया, यार आप डिसिप्लिन हो जाए। वो डिसिप्लिन लाने के पीछे सारे जो प्लेयर्स थे उनके अगेंस्ट हो गए।
ये सही है। जी, आपकी बात उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा अहमद भाई, ये जिस तरह आप वकार यूनिस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अब जैसे मोहसिन नकवी की हम बात कर रहे थे कि उनको गालिबा अब ACC प्रेसिडेंट भी बनाया जा रहा है, और शायद इस वजह से वो वकार यूनिस को भी बोर्ड के अंदर लेके आए हैं। तो इन चीज़ों के होने के बावजूद आपको लगता है कि इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए? और मोहसिन नकवी के आने से अब कितना ज्यादा चेंज होगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में, पर्टिकुलरली अब वो ACC में अगर आ जाए? देखिए, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अपना पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, वो कब ठीक हो जाए, कब खराब हो जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि इतने जल्दी ठीक होने वाले नहीं है। और आईसीसी का टूर्नामेंट है तो ये 50-50 है, एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। इंडिया का आना बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे ये नहीं कहूंगा मैं कि बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हम किसी भी पॉसिबिलिटी को राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बहुत टफ लग रहा है। क्योंकि इसमें इतनी देर इसीलिए हो रही है, बाकी चीजों में क्या इंडिया जो है वो नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस नहीं क्रिकेट टीम को मिलती। और मोहसिन नकवी के आने से ताल्लुकात बेहतर होंगे, आई डोंट थिंक सो कि उनकी कोई ऐसी चीज है उनमें या कोई ऐसा है। और ओवरऑल चूंकि ये ताल्लुकात ठीक होते हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर, ओवरऑल दोनों हुकूमतों के मामला ठीक हो, तो अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। इंडिया में भी जो गवर्नमेंट इस वक्त है वो भी कोई पाकिस्तान के हिसाब से ठीक नहीं बैठती, तो मुझे अभी मुस्तकबिल करीब में ऐसे कुछ हालात नहीं दिख रहे। अच्छा, लेकिन अहमद भाई, मोहसिन नकवी ने जो है वो अपने ऑफिशियल्स को इस हवाले से बात करने से भी मना किया, तो इसके पीछे क्या वजूहत होंगी कि उन्होंने उनको क्यों कहा कि वो इस पर कोई स्टेटमेंट वगैरह ना दे? अब वो इसलिए डेफिनेटली मना किया होगा, वो ठीक किया उन्होंने कि देखिए बात यह कि जब तक कोई चीज मेच्योर ना हो जाए तो तब तक कोई ऑफिशियल बयान तो डेफिनेटली नहीं आना चाहिए ना। कि अब आपकी एक डेवलपमेंट चल रही है, उस डेवलपमेंट में जब तक कोई अभी अगर सॉलिड कुछ चीज सामने नहीं आती तो वो क्या बयान देते हैं। वो फिर अगर कोई गलत बयान होगा तो बाद में मीडिया नहीं पकड़ के उनको कहना है कि आप पहले ये कह रहे थे, बाद में आप ये कह रहे हैं। अच्छा ताहिर भाई, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बाबर आजम पे थोड़ी बात करें। आप बाबर आजम को कैसे एज अ T20 कैप्टन देखते हैं? हालिया T20 वर्ल्ड कप में देखें जिसमें पाकिस्तान को नाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि बाबर को कैप्टनसीशिप अपने पास रखनी चाहिए या आजिज़ाना तौर पे इससे सरेंडर करना चाहिए? देखिए, बाबर आजम से सबसे बड़ी दुश्मनी उस बंदे ने की, शायद ना चाहते उन्होंने अपनी तरफ से बेहतर सोचा होगा, जिसने कप्तानी उसको थमा दी। आप ये देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट की एक तारीख है कि पाकिस्तान, और वैसे एज अ नेशन भी हमारा ना एक एटीट्यूड है कि जब पावर आती है ना तो पावर आपको अच्छा खासे बंदे को हिला देती है। तो बाबर आजम का टोटली फोकस शिफ्ट हो गया जब वो कप्तान बने ना। तो अब अगर आप बाबर आजम का पूरा करियर देखेंगे, अंडर 16 क्रिकेट से अंडर 15 वर्ल्ड कप से लेके ऊपर तक यूथ कैरियर सारा पे डोमेस्टिक में भी, तो उनको कभी भी कोई बहुत ज्यादा रिनाउंड एज अ कैप्टेंसी पे उनको बहुत ज्यादा उनसे बात नहीं की गई। और कप्तानी के लिहाज से जो है वो उनसे को बहुत ज्यादा, यानी कभी ऐसा नाम नहीं लगा यार ये लड़का, ये कप्तान देखो बहुत अच्छा है यार, ये लड़का है कप्तानी बहुत अच्छी करता है, मतलब इस तरह कभी भी उसके बारे में बात नहीं हुई। उसके साथ खेले हुए जितने भी लड़के हैं उनसे भी मेरी काफी बात हुई बाबर के टॉपिक के ऊपर, जो डोमेस्टिक खेलते थे, अंडर 19 अंडर 16 उसके साथ थे। सबने कहा यार ब्रिलियंट बैट्समैन, आउटस्टैंडिंग बैटिंग टैलेंट, कमाल का बैट्समैन, लेकिन कप्तानी कभी उतना उसकी शख्सियत थी। कप्तानी एक ऐसी चीज होती है जो आपके अंदर उसकी एक नेचुरल होता है आपके अंदर, वो आपको जबरदस्ती आपके अंदर डाली नहीं जा सकती। जितना मर्जी आप कप्तान किसी को बना दें, वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर अचीव नहीं कर सकता। तो इसमें कसूर बाबर का नहीं, बनाने वालों का है। ठीक है, अब हुआ क्या, आप देखिए 2019 में वर्ल्ड कप में बाबर ने आउटस्टैंडिंग एक वर्ल्ड कप किया, बाबर का बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुश्किल मौकों पे पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, बाकी को करे ना करे। और बाबर की जर्नी ऊपर की तरफ जा रही थी एज अ क्रिकेटर। 2019 के ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर बाबर ने अच्छी क्रिकेट खेली और बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा था, पर कप्तान बना तो स्पेशली 2021 के बाद बाबर आजम जब थोड़े स्ट्रांग हो गए बीइंग एन कैप्टन, तो फिर काम खराब हो गया। फिर उनका फोकस अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के बजाय कि मेरे कौन से लड़के टीम में मेरे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, मेरी पावर होनी चाहिए पूरी टीम के अंदर, मेरी ग्रिप होनी चाहिए, नहीं वो पावर पॉलिटिक्स की तरफ चले गए, जिसने उनकी क्रिकेट को बुरी तरीके से डेंट किया। अब लोग आपको स्टैट्स एंड नंबर से धोखा देंगे। देखिए, स्टैट्स, नंबर एंड डेटा ये इतना बड़ा धोखा होता है नजरों का कि ये कैसा रबड़ का पाइप होता है। ठीक हो गया, मैं इसको एक तरफ से मरोड़ूंगा ना तो ये एक तरफ से मुड़ जाएगा, आप कहेंगे यार ये तो इस तरफ से मुड़ा हुआ है। मैं उसको दूसरी तरफ से मरोड़ूंगा, वो कहेंगे नहीं यार ये दूसरी तरफ से मुड़ा हुआ है। स्टैट्स, नंबर एंड डेटा भी ऐसा होता है कि मैं आपको एक एंगल से किसी प्लेयर के स्टैट्स दिखाऊंगा, कहेंगे यार ये तो कितना अच्छा प्लेयर है। मैं उसी दिन बाद में आपको अगले दिन एक और एंगल से स्टैट्स दिखाऊंगा, कहेंगे यार ये तो कितना बुरा प्लेयर है। स्टैट्स एंड डेटा, अब लोग ये कहेंगे आपको कि यार ये रन्स कर रहा है, ये वाले काम कर रहा है। अभी 2023 का वर्ल्ड कप है, आप रन्स निकाल के देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा जो है वो रन्स के हिसाब से जो है वो आपको लगेगा इसने रन्स किए हैं। लेकिन अगर आप मैच सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे
तो मैच सिचुएशन तो रन नहीं हुए, क्योंकि रन करना तो बहुत ईजी है, इतनी बैटिंग दिखते हैं तो रन तो प्रॉब्लम ही नहीं है किसी हाफ डिसेंट प्लेयर के लिए भी। लेकिन वो जिस तरह से रन चाहिए थे, अब उसका वो फॉर्म नहीं है, वो फ्लो नहीं है जो आज से 2-3 साल पहले था, क्योंकि उसकी फिटनेस हमने जिंदगी में पहली बार उसका पेट निकले हुए देखा, हमने पहली बार उसको लेथार्जिक देखा। अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर 2023 दिसंबर में बाबर जिस तरह से आउट हो रहा था, आम देखने वाला कहेगा यार अच्छा बॉल पर आउट हो गया, लेकिन अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट से देखोगे उसको आप कहेंगे कि नहीं वो लेट हो रहा है। आप जब थोड़ा आपका फैट आता है आपकी बॉडी पे, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, आपकी मेंटल डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, आप बॉल पे लेट जाते हैं, इसलिए वो स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा मैं यानी आप कटेड शॉट, अब इस बात को सारी मुकम्मल करूं तो कप्तानी उसको देना उसके साथ ज्यादती थी, क्योंकि उसने उसका फोकस खराब किया। फिर जब एक बार चला गया था मोहसिन नकवी से वापस बुला के कप्तान 3 महीने के बाद वापस को कप्तानी मोहसिन नकवी साहब का देना बहुत बड़ी ज्यादती, और बाबर का कबूल करना उससे बड़ी बेवकूफी, आप समझ रहे हैं। तो ये हर लिहाज से बहुत बुरा हुआ ये ओवरऑल जो भी सिनेरियो हुआ, और उसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट और बाबर को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, लेकिन अहमद भाई आपको बेसिकली कौन लगता है कि बेहतर कैंडिडेट है पाकिस्तान को लीड करने के लिए, और उस टाइम पे शाहीन को हटाना क्या वो एक गलत फैसला था, या उनको बनाना भी गलत फैसला था उस वक्त? देखिए बनाना तो 100% गलत फैसला था, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये पाकिस्तान सुपर लीग जो होती है ना, लीग क्रिकेट, इसमें कप्तानी बहुत आसान होती है, इसमें 4-6 कोचेस की फौज होती है, इतने बड़े बड़े कोचेस होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आपके पास आप ये देखें कि कप्तान के पास बॉलिंग क्या है, रिसोर्सेज क्या है। अच्छी बात है शाहीन ने 2 टाइटल जीते, लेकिन आप वो अभी कप्तानी में इतना मेच्योर नहीं हुआ था। मेरा ख्याल है आपने किसी को T20 कप्तान भी बनाना है ना, कप्तानी सही जो कप्तानी सीखी जाती है ना, वो 4 डे क्रिकेट फर्स्ट क्लास में सीखी जाती है, जिसमें सिनेरियोज आते हैं, कभी स्लो खेलना है, कभी तेज खेलना है, कभी अग्रेशन लेके आना है, कभी डिफेंसिव होना है, कभी फील्ड प्लेसिंग और टैक्टिकल करना है। तो यानी कम से कम आपके किसी कप्तान ने मिनिमम भी ना 10 से 20 मैचेस में फर्स्ट क्लास में कप्तानी की हो, उससे पहले इसको किसी फॉर्मेट की कप्तानी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है कप्तानी का। फिर उनको लगाना भी गलत था, फिर एक सीरीज बाद हटाना भी गलत था। फिर हटा के कौन से डॉन ब्रैडमैन से रहे कि आगे को माइक इंग्लैंड का माइक ब्रेडली है, या कोई इमरान खान है, या कोई महेंद्र सिंह धोनी है। तो बाबर का कबूल करना भी बिल्कुल गलत था, और उनको हटाना भी गलत था। सो जब तक आप एक प्रोसीजर नहीं फॉलो, मैं बात फिर करूंगा प्रोसीजर की, कप्तान एक प्रोसीजर से बनता है, आप प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल कप्तान नहीं बना पाएंगे। अहमद भाई, एक बेसिकली बहुत न्यूज़ जो है वो वायरल हो रही थी अभी न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो ये है कि पीसीबी ने जो है वो वकार यूनिस को ओहदा देने के बाद जो है वो इश्तिहार लगा दिया कि वो एडवाइजर क्रिकेट अफेयर्स जो है वो उसकी तलाश में लगे हुए हैं। हालांकि वकार यूनिस को बेसिकली गालिबन उसकी पोस्ट के लिए हायर किया गया। तो ये कैसा देखते हैं कि बेसिकली अगर उन्होंने हायर कर लिया तो फिर व्हाई दे आर प्लेसिंग एन एड फॉर दैट पोजीशन? देखिए सोशल मीडिया पेजेस पे तो मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो 90% तो मैं देख रहा होता हूँ फेसबुक की टाइमलाइन पे भी कि वो फेक न्यूज शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो कर भी दे तो मुझे हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे जिक्र किया ना कि वकार यूनुस साहब जो है उनको एग्जैक्टली आपकी जो ग्रास रूट क्रिकेट के इश्यूज हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट के इश्यूज हैं उसके हवाले से मुकम्मल आहंगी के लिए भी तो कोई एक बंदा चाहिए होगा जिनको, या कोई असिस्टेंट उनका कह लें, या कोई और पर्सन जो भी वो चाहिए होगा। तो ये आई डोंट नो ये पोस्ट आएगी या नहीं आएगी, लेकिन उनको एक हेल्प तो रिक्वायर्ड होगी डेफिनेटली। अच्छा ताहिर भाई, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इस पे? अच्छा अहमद साहब, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जो कल मैच हुआ है इंडिया और श्रीलंका का, इसको आप कैसे रेट करते हैं कि इतना दिक्कतदायक मैच एंड में आके ड्रॉ हो जाए? इसमें आपको क्या लगता है कि हर्षदीप पांड्या का फॉल्ट है या दूसरे तीसरे एलिमेंट्स मैच फिक्सिंग प्रैक्टिस में हो? क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? बात यह है कि जब तक तो हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो, तो हम किसी को एक्यूज नहीं कर सकते कि हम मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाते हैं। बात यह है कि मैं क्रिकेट एक ऐसी गेम है जहां पर जीते हुए मैच में हारे जाते हैं, हारे हुए मैच में जीते जाते हैं। तो आप ये कहें कि जिस तरह से अभी श्रीलंका जिस तरह हार गया था इंडिया से, वो जो T20 मैच था अभी इसी टूर के ऊपर, तो वो जीता हुआ मैच आखिर में हार गए। तो कहने को तो कोई भी कहते कि फिक्सिंग है, मैं ये नहीं कहता कि फिक्सिंग है ना, मैं ये कहता हूँ फिक्सिंग नहीं है। अनटिल हम सिर्फ मैच को देख के अपनी अपनी ओपिनियन बना सकते हैं, लेकिन हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास जब कुछ सॉलिड चीज ही हाथ में नहीं है तो हम कैसे किसी को बुरा भला कह सकते हैं, किसी को फिक्सिंग का इल्जाम लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इल्जाम होता है ये। आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो श्रीलंका के लिए एक पॉजिटिव जेस्चर है, क्योंकि जिस तरह से वो T20 मैच हारे थे और सूर्य कुमार यादव जो कि बैटिंग में से जाने जाते हैं, उन्होंने बॉलिंग में उनको इंडिया को वो हारा हुआ मैच जितवा दिया था, तो उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। और लेकिन ओवरऑल आप ये देखें, मैं एक अपनी वीडियो में भी जिक्र कर रहा था कि पिछले मेरा ख्याल है 20 सालों में सबसे ज्यादा नेल बाइटर्स इंडिया ने जीते हैं।
ये एग्जैक्टली। लोग मानेंगे नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा नेल बाइटर्स इंडिया ने हारे हुए मैच जीते हैं। उसकी वजह ये है, आपको मानना पड़ेगा कि उनका क्रिकेट का सिस्टम स्ट्रांग है। उन्होंने पिछले 30 सालों में अपनी क्रिकेट पे इन्वेस्ट किया, तो वो बहुत जबरदस्त मेंटली स्ट्रांग, टैक्टिकली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग क्रिकेटर्स पैदा कर रहे हैं। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस में पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीत गया था, 2 गेंदों पे 1 रन चाहिए थे, मिसबा उल हक से नहीं मिला, हम बॉल आउट पे हार गए। उसी वर्ल्ड कप के फाइनल में मिसबा उल हक बिल्कुल हमें आखिर में ले गए। मेरा ख्याल है कि 3 गेंदों पे 5 रन चाहिए था, प्लेट पीस ऑफ केक था, वो उनसे शॉट लगा, हम हार गए। तो उसके बाद कितने मौके ऐसे आए, 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंग्लैंड बिल्कुल जीता होता, आखिरी मोमेंट्स पे धोनी ने एक ब्रिलियंट कप्तानी करके जितवा दिया। फिर 2016 का गालबन शायद वो T20 वर्ल्ड कप का मैच था, बांग्लादेश और इंडिया का। बांग्लादेश ऑलमोस्ट जीत गया था, आखिरी गेंद के ऊपर पांड्या से एक बेहतरीन बॉल करवा के महेंद्र सिंह धोनी ने वो हारा हुआ मैच जितवा दिया। और अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 में देखे, पाकिस्तान जीता होता ऑलमोस्ट, वो जीता हुआ मैच रिजवान का एक खराब शॉट, फिर पाकिस्तान को इंडिया हमसे ले गया। और ऐसे कितने मैचेस, तो पिछले 20 सालों में इंडिया ने बहुत सारे ऐसे मैचेस, अभी तो कुछ मैंने बहुत सारे मेरे जहन में नहीं होंगे, तो वो हमने जिक्र नहीं किया। तो इंडिया ने ऐसे व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऐसे मैच हारे हुए बिल्कुल जीते हैं। तो मैं तो उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपनी क्रिकेट को ग्रो किया। हर चीज पैसे से नहीं आती, पैसा तो आपकी जगह नहीं आके खेलता ना, खेलते तो आपके बैट्समैन ही नहीं है ना। पैसे ने तो रोहित शर्मा नहीं बना दिया या विराट कोहली, उनके सिस्टम ने बनाया। तो आप, तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा इस पे। जी आतिफ, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी जी अमर भाई, लास्टली बिफोर वी क्लोज दिस प्रोग्राम, पाकिस्तान जिसको स्पिनर्स की जखेज भी कहा जाता है, और हमने पास में बड़े अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस किए, सईद अजमल, अफरीदी हो गया, हफीज हो गया, फिर तौसीफ अहमद हो गया, मुश्ताक अहमद, अगर आप पास में चले जाएं तो ये क्या वजूहत है कि अब हम स्पिन के शोबे के अंदर हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? और गालिबन ये भी रीजन है कि आप लिमिटेड ओवर्स में मैचेस आ रहे हैं कि आपके जो स्पिनर्स हैं वो मिडिल ओवर्स में विकेटें नहीं निकाल पा रहे। तो क्या वजह है कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट उपद्रव से इतना डिक्लाइन का क्यों शिकार हो रहा है? इसकी दो बड़ी वजूहत हैं। 2003-4 के बाद से लेके तकरीबन 2018 तक जो ज्यादातर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस बनाई हैं, स्पेशली फर्स्ट क्लास में, वो ग्रीन टॉप विकेट्स होती थी, जो कि आपको ये पंजाब में ज्यादातर और खैबर पख्तूनख्वा के जो वेन्यूज होते थे वहां पे मिलती थी। तो ग्रीन टॉप विकेट्स में ऑलमोस्ट स्पिनर माइनस हो जाता है। तो उसमें हुआ ये कि आपने जो नई जनरेशन के स्पिनर आने थे, बनने थे, वो कम हो गए आना। आपके जो पिछली जनरेशन के स्पिनर्स थे वो रह गए। अब ये जो पिछली जनरेशन के स्पिनर कह रहा हूँ, जो पहले के बन चुके थे, जिसमें अब्दुल रहमान हो गए, सईद अजमल हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, और इस तरह के बहुत सारे नाम हो गए। एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी कि आपने इतने सालों में सिर्फ वो मीडियम पेसर प्रोड्यूस किया, आपके फास्ट बॉलर आना बंद हो गए थे और आपके स्पिनर नीचे चले गए। तो वो आपकी गलत तरह की पिचेस थी। उसके बाद दूसरी बड़ी वजह है कि जो स्पिनर आपके पास थे भी, क्योंकि आपके यहाँ प्लेयर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत कमजोर है, कुछ स्टेबिलिटी सिस्टम में नहीं है, तो जो बेहतर थे वो भी फारिग हो गए। मैं कुछ नाम चलिए आपके सामने ले देता हूँ। अब जैसे मोहम्मद असगर था, मोहम्मद असगर को 2015 में मैंने पहली बार देखा, नेशनल T20 रावलपिंडी की टीम के लिए खेल रहा था वो। तो बेहतरीन स्पिनर, लेफ्ट आर्म हाई आर्म एक्शन था, लंबी हाइट थी, उसका बहुत अच्छा गेंद ब्रेक हो रहा था जगह से। फिर उसके बाद असगर PSL में आया, उसने बताया कि वो आर्म बॉल भी बहुत अच्छा करता है, उसका बॉल नए गेंद के साथ पड़ के बहुत अंदर की तरफ आता है। तो एक बड़ा जबरदस्त वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था। उसको किसी एक टूर पे पाकिस्तान टेस्ट साइड पे अपने स्क्वाड पे भी लेकर गया था, उसके बाद ऐसा गायब किया कहीं नजर नहीं आता। ही वॉज गुड गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर। फिर जफर गौर था, बेहतरीन प्लेयर। जफर गौर 2014 अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलता है, पाकिस्तान से ग्रूम होता है, आता है, परफॉर्म करता है। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत बार बिठाया, लेकिन जब जब खिलाया ज्यादातर उसने परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। पाकिस्तान ने उसको न्यूजीलैंड में जाकर डेब्यू कराया टेस्ट क्रिकेट में, ग्रीन टॉप विकेट पे, जहां पे लोग स्पिनर खिलाते ही नहीं है, और उसके बाद एक टेस्ट खिला के फारे। 2015 में पहला वनडे गालबन खिलाया था उसको इंग्लैंड के खिलाफ, एक दो कुछ मैचेस खिला के फारे। उसके बाद अभी उमर खान आता है, लड़का उमर खान, इधर टेक्सला वॉकफेंट का रहने वाला है, और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है फर्स्ट क्लास में, कुछ मैचेस में पिक होता है, PSL में आके धमाका करता है, उसके अंदर भी बड़े गट्स नजर आए फारिग। और बीच में आप ऑलराउंडर्स में चले जाते हैं, इमाद वसीम, क्योंकि इमाद वसीम की लिमिटेशन है एज अ स्पिनर कि वो नया गेंद कर सकता है, पुराने गेंद से वो इतना इफेक्टिव नहीं था, उसकी फिटनेस के इश्यूज थे। और नवाज, आप रेलू कट्टे टाइप स्पिनर, माइट भी थोड़ा वर्ड हार्श हो, लेकिन आप यानी कि इसको यूं कर लें कि जेन्युइन स्पिनर के साथ ना जाना आप डिस्करेज कर रहे थे, जो जेन्युइन स्पिनर नीचे बैठे हुए हैं। तो आपने इस सारे अरसे में काशिफ भट्टी को तो कभी चांस नहीं दिया, और बाकी स्पिनर्स को तो आपने ग्रूम भी करने की कोशिश की। चलिए मैं नहीं कहता वर्ल्ड क्लास स्पिनर होंगे, लेकिन इनसे तो बहुत बेहतर स्पिनर्स थे जो नीचे जेन्युइन एज अ स्पिनर खेलते हैं। डिफरेंट स्पिनर्स की आप बात कर लेंगे, बिलाल आसिफ को आप बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया, वो आके खेला। आपने सिर्फ राइट ऑफ नहीं करना होता किसी को, तो आपको स्पिनर या प्लेयर डेवलपमेंट का आर्ट ही नहीं आया, इस वजह से जो जैसे जो बेहतर स्पिनर आपके पास होते नहीं है वो भी चले जाते हैं।
अच्छा अमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। और बल्कि जाते जाते मैं चाहूंगा अगर आप हमारे कोई चैनल के लिए पैगाम देना चाहें, क्योंकि इसी तरह जैसे क्लब क्रिकेट है, हम कोचेस और जितने भी प्लेयर्स हैं उनके भी इंटरव्यूज लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जितने भी क्रिकेटिंग मसाइल हैं हम चाह रहे हैं कि ऑडियंस के सामने आए। तो आपको जाते जाते हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए थ्रू को पैगाम अगर देना चाहें। जी बिल्कुल, मैं ये पैगाम दूंगा कि सारे लोग जो हैं वो भागते हैं नेशनल टीम की तरफ। तो हम सब, चाहे वो न्यूज चैनल है, टीवी चैनल है, या सोशल मीडिया के पेजेस है या चैनल है, इन सबको चाहिए कि वो क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट पे ज्यादा अपना फोकस लेकर आए, चूंकि वहां पर जो खेलने वाले क्रिकेटर्स होते हैं उनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि जो नेशनल टीम में आ जाता है उसको तो सभी जानते हैं ना, उसको तो सपोर्ट काफी हद तक मिल चुकी होती है। चले अहमद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपको कोशिश करेंगे दोबारा एंगेज करें, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करें। हम भी बड़ा कीनली आपके एनालिसिस को सुनते हैं और फॉलो करते हैं। सो यार गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे, अहमद भाई और ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, एंड अल्लाह हाफिज। हाफिज, थैंक यू।